आज का टॉपिक है आर्थिक विकास की कीमत। आर्थिक विकास की कीमत प्राकृतिक आपदाएं। आर्थिक विकास की कीमत प्राकृतिक आपदाएं, ये एक प्रकार से समझिए तो ये निबंध है, क्योंकि निबंध जो है आजकल हर एग्ज़ाम में लगभग लिखना ही पड़ रहा है। तो एक अच्छा सा टॉपिक था, आर्थिक विकास की कीमत जो है आजकल प्राकृतिक आपदाएं से चुकाना पड़ रहा है। तो उसी में कुछ चीज़ें छूट गई है, इसमें इन्फोग्राफ्स वगैरह डालना था लेकिन वो छूट गया है, तो फिर भी एक कोशिश अच्छी। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घकाल में बढ़ती है। वहीं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक अपनी पुस्तक में विकास की प्रक्रिया को निर्धनता के विकसित रूप में आक्रमण, कहीं मिसप्रिंट हो गया, मतलब छूट गया है, आक्रमण मानते हुए कहते हैं कि विकास के उद्देश्य कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी एवं असमानता को दूर करने से संबंधित होने चाहिए। परंतु समय के साथ आर्थिक विकास का संबंध प्राकृतिक आपदाओं के साथ होता चला गया। सामान्यतः सभी लोग विकास के दूरगामी दुष्परिणामों के प्रति उतने सजग नहीं हैं, क्योंकि भारत जैसे निम्न आय वाले देशों में प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ होता चला गया। सामान्यतः सभी लोग विकास के दूरगामी दुष्परिणामों के प्रति उतने सजग नहीं हैं, क्योंकि भारत जैसे निम्न आय वाले देशों में आर्थिक विकास पर्यावरणीय मुद्दों से कहीं अधिक गंभीर समस्या क्या है कि आर्थिक विकास पर्यावरणीय मुद्दों से कहीं अधिक गंभीर समस्या है। विकासशील देश वर्तमान में सभी लोगों के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में ही असमर्थ है। विकासशील देश जो है वर्तमान में सभी लोगों के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में ही असमर्थ है। गरीबों के लिए पर्यावरणीय संपदा उपभोग की प्रथम वस्तु मानी जाती है, जिसके दोहन द्वारा वे अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हैं। परंतु उच्च सामूहिक उपभोग की दशा में अमीर वर्ग के लोग आते हैं जो अपनी मूल आवश्यकताएं पूरी कर चुके हैं। इस स्थिति में पर्यावरणीय संपदा उनके लिए विलासिता की वस्तुएं बन जाती है। क्या है, जो पर्यावरणीय संपदा है वो विलासिता की वस्तुएं बन जाती है। आजकल जिसके पास भी बड़े पैसे, अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अच्छी चीज़ें मंगाना शुरू करते हैं, जैसे लकड़ी के फर्नीचर वगैरह जो महंगे होते हैं वो बनवाना शुरू करते हैं, लाना शुरू करते हैं और अपनी विलासिता की वस्तुओं में वृद्धि करते रहते हैं। इसलिए विकसित और विकासशील देशों के दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर गरीब देशों में वर्तमान की चिंताओं पर भविष्य की आपदाएं कम गंभीर प्रतीत होती है। अतः अमीर वर्ग पर्यावरणीय चिंताओं को विकास पर प्राथमिकता देता है और गरीब वर्ग विकास कार्यों को ज़्यादा जरूरी समझता है, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता गरीब वर्ग के पास। आज विश्व यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसे तरीकों को विकसित किया जाए जिससे विकास और पर्यावरण के मध्य बिगड़ते संबंधों में समन्वय और संतुलन स्थापित किया जा सके। प्रमुख अर्थशास्त्री कुजनेट्स, जो साइमन कुजनेट्स हैं, उनके अनुसार प्रमुख अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स के अनुसार विकास के प्रारंभिक दौर में पर्यावरणीय ह्रास अनिवार्य है और एक निश्चित स्तर प्राप्त कर लेने के बाद ही उसका संरक्षण और सुधार संभव है। परंतु विभिन्न रिपोर्ट एवं अध्ययन से यह बात सामने आई है कि आर्थिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ ही पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होती है वैसे वैसे पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होता है। जहां आर्थिक विकास मानव जीवन का अनिवार्य पहलू है,
वहीं प्राकृतिक संतुलन अस्तित्व संरक्षण हेतु अपरिहार्य माना जाता है। देखा जाए तो तमाम प्राकृतिक आपदाएं मानव जनित गतिविधियों के कारण उत्प्रेरित और उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है कि आजकल जो जितने भी मानव जनित आपदाएं हैं या जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वह कहीं ना कहीं मानव जनित गतिविधियों के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। हिमालय वाले क्षेत्र में जो आप बाढ़ आ रही है या कोई डैम टूट जा रहा है जिससे कि बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर के पिघलने से जो बाढ़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो मानव की गतिविधियों के कारण ही एक आपदा का रूप ले ले रहा है, जिससे व्यापक रूप से जनधन की हानि होती है। इसे देखते हुए अस्थायी विकास, जिसका स्वरूप समावेशी एवं सतत को अपनाया जाना आवश्यक है। अस्थायी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों के उपयोग, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास का झुकाव और संस्थागत परिवर्तन का तालमेल वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के साथ बैठाया जाता है। अस्थायी विकास की कुछ शर्तें हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं, जैसे कि उपभोक्ता मानव जाति तथा उत्पादक प्रणाली के बीच सहजीविता का संबंध, ठीक है, और पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच पूरक संबंध। ये जो है कुछ शर्तें हैं दो, उसके बारे में देखते हैं। अगर विकास अस्थायी और सतत न हो तो उनके दूरगामी होते हैं। परिणाम। अगर विकास अस्थायी और सतत न हो तो उसके परिणाम जो हैं दूरगामी होते हैं। आमतौर पर घटित होने वाली कुछ आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन आदि ऐसी है जिनका मानवीय प्रभाव संबंधी आकलन बेहद आवश्यक है। अगर बाढ़ की बात की जाए तो यह एक ऐसी त्रासदी है जो कई सभ्यताओं के पतन का कारण बना है। क्या है कि अगर बाढ़ की बात की जाए तो यह एक ऐसी त्रासदी है जो कई सभ्यताओं के पतन का कारण बना है। जब अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि के जल सोखने की क्षमता कम हो जाती है और नदियों के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अवैध खनन, नदियों का प्रदूषण, वातावरण में जहरीली गैसों में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, भूमि प्रदूषण, ग्लेशियरों के पिघलने आदि से जहां जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ा है, वहीं बाढ़ की विभीषिका में भी वृद्धि हुई है। भूमि की जल अवशोषण क्षमता की कमी तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था के अभाव में जो वर्तमान नगरीकरण की सबसे बड़ी समस्या है के कारण बाढ़ के खतरों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे नगरों का विकास होता है, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि पक्की सड़कें, पक्के चीज़ें, मतलब हर जगह पे देखिए तो आजकल भूमि सोखने की क्षमता ही कम गई है नगरों के विकास के कारण, जिससे कि बाढ़ एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। कभी कभी बड़े बड़े जलाशयों में बांधों से जल छोड़ने पर या भूस्खलन से भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में बाढ़ प्रायः हर वर्ष आती है, जो अपने साथ भयंकर तबाही लेकर आती है। भारत के कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का लगभग आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। इनके बावजूद भी अभी तक भारत में बाढ़ से निपटने हेतु कुशल आपदा प्रबंधन तंत्र का विकास नहीं हो पाया है। इनके बावजूद भी अभी भी भारत में बाढ़ से निपटने हेतु कुशल आपदा प्रबंधन तंत्र का विकास नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ हम पाते हैं कि पर्यावरणीय असंतुलन एवं जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं निरंतर घटित हो रही है। महाराष्ट्र जैसे राज्य इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जहां कृषकों ने प्राकृतिक आपदा के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में खास करके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सूखा एक भयावह समस्या है जिसने कृषक संस्कृति की कमर तोड़ दी है। सूखा वस्तुतः सामान्य भौगोलिक क्षेत्रों में वर्षा की संभावना के बावजूद होने वाली वर्षा की कमी को कहते हैं। वनों को तेजी से विनाश, भूजल का अत्यधिक दोहन ने पूरे जल चक्र के संतुलन को अव्यवस्थित कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो के सागरीय धारा का दोलन, एल नीनो से सागरीय धारा
का दोलन या चक्र जो परिवर्तित हो रहा है, फसल प्रतिरूप में होने वाले परिवर्तन को भी सूखे का एक कारण माना जाता है। वर्षा जल का अनियोजित प्रबंधन भी सूखे को स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक इन्फो डाल सकते हैं मैप बना करके, एल नीनो किधर से आती है, नहीं आती है, किस प्रकार से जो प्रभावित करती है, तो उसको आप यहाँ पे बना सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे कि आपका ऐसे जो है और ही अच्छा होगा। चक्रवात, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन एवं बादल का फटना जैसी पर्यावरणीय संकट मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से होते हैं, परंतु मानवीय गतिविधियों द्वारा इनमें तीव्रता प्रदान की जाती है, जो भविष्य में प्राकृतिक आपदा बनकर उभरता है। वनों के कटाव से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन में वृद्धि होती है। सागर तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पतियाँ बाढ़, चक्रवात एवं सुनामी की तीव्रता को बाधित करती हैं। खनन के कारण भी भूकंप एवं भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप आर्थिक विकास कीजिएगा तो उससे कहीं ना कहीं मानव गतिविधियों से हमारी पर्यावरण प्रभावित होती है, प्रदूषित होती है। पर्वतीय इलाकों में विकास कार्यों के बनाए गए सड़क, पुल एवं इमारतों के कारण चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है और चट्टानें कमजोर होकर प्राकृतिक आपदाओं का सामना नहीं कर पाती है। इन सभी गंभीर परिस्थितियों को या स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास के पैमाने को पर्यावरण के सापेक्ष निर्धारित करना होगा एवं निर्माण कार्यों के दौरान पर्यावरणीय मानकों का समुचित पालन जरूरी है। विकास तभी टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण होगा जब प्रकृति के साथ साथ संतुलन स्थापित होगा। विकास के मूल ढांचे को प्रकृति के अनुरूप निर्धारित करके ही धारणीयता की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है। पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21 के 8वें अध्याय से देशों की सरकारों से राष्ट्रीय आर्थिक लेखा की वर्तमान प्रणाली के विस्तार की बात कही गई है, ताकि लेखांकन ढांचे में पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं के साथ साथ कम से कम सभी सदस्य जो हैं राष्ट्रों की प्राकृतिक संसाधन प्रणाली को शामिल किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में संशोधन करके समन्वित पर्यावरण और आर्थिक लेखांकन प्रणाली के रूप में नई समग्र व्यवस्था का लक्ष्य रखा है। आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण में आई गिरावट की क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक गतिविधियों में होने वाले मूल्य संवर्धन को यदि सकल घरेलू उत्पाद से घटा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था के विकास का सही संकेतक प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक विकास और प्राकृतिक पहलुओं के संबंध में नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि पर्यावरणीय समस्याएं मूलतः स्थानीय हैं। पर्यावरणीय समस्याएं क्या है? मूलतः स्थानीय है और स्थानीयता के संदर्भ में ही उनका समाधान किया जाना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। शिक्षा में पर्यावरण मूल की स्थापना का भरपूर प्रयास होना चाहिए। यदि नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण का मूल विकसित हो जाए तो कानून बनाने और लागू करने की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये इसका एंड है और आप छोटा सा एक इन्फो टाइप का बना करके इसमें डाल सकते हैं, जो ज़्यादा बेटर रहेगा कि पर्यावरण को कैसे, पर्यावरण डिग्रेडेशन या फिर जो आपदाएं आती है किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किन किन मानवीय कारणों से कैसे पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो एक छोटा सा इन्फोग्राफ डाल करके बना सकते हैं कहीं भी बीच में।